लंदन की सर्द शाम हमेशा की तरह घने कुहासे में लिपटी हुई थी, मानो शहर की सड़कें किसी पुराने रहस्य की किताब के पन्नों से निकली हों। मैं, डॉ जॉन वॉटसन, अपने छोटे से कमरे में आराम कुर्सी पर बैठा था। बाहर की ठंडी हवा खिड़की के शीशों से टकराकर एक हल्की सी सनसनाहट पैदा कर रही थी, और कमरे में जल रही गैस लैंप की पीली रोशनी दीवारों पर लंबी परछाइयां डाल रही थी। मेरे हाथ में पाइप था, जो तंबाकू की मध्यम खुशबू से भरा हुआ था, लेकिन मेरा मन विचारों की एक जटिल जाल में उलझा हुआ था। बीते कुछ सप्ताह इतनी व्यस्तता में गुजरे थे कि मैं सांस लेने की फुर्सत भी नहीं पा सका। नए मरीजों की भीड़, अस्पताल की अनगिनत जिम्मेदारियां और व्यक्तिगत कार्यों का बोझ मुझे थका डाल रहा था। इतना कि मैं अपने पुराने मित्र, उस अद्वितीय जासूस शर्लॉक होम्स से मिल भी न सका। लेकिन आज शाम की इस शांति में वर्षों पुरानी आदत फिर से जाग उठी थी। उससे मिलने की चाह, उसके साथ बैठकर किसी नए रहस्य पर चर्चा करने की तीव्र इच्छा, जो मेरे दिल को किसी अज्ञात उत्साह से भर देती थी। मैंने दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी पर नजर डाली। शाम के 5 बज रहे थे। बाहर की धुंध में डूबी सड़कों से घोड़ा गाड़ियों की पहियों की खटखटाहट और दूर किसी बाजार की हलचल की आवाजें आ रही थीं। मैंने सोचा, आज का काम अपेक्षाकृत कम है। क्यों न बेकर स्ट्रीट जाकर शर्लॉक से मिला जाए। इस विचार ने मुझे ताजगी से भर दिया। मैंने अपना भारी ऊनी कोट उठाया, जो ठंड से बचाने के लिए मोटी फर से लाइन किया हुआ था, टोपी पहनी और सड़क पर निकल पड़ा। लंदन की गलियां उस समय और भी रहस्यमयी लग रही थीं। हल्की नमी की वजह से पत्थर की सड़कें चिकनी हो गई थीं, और गैस लैंप की पीली रोशनी धुंध में ऐसे फैल रही थी जैसे कोई भूतिया आकृति छिपी हो। हवा में कोयले की जलती हुई गंध मिश्रित थी, जो शहर की चिमनियों से निकल रही थी, और दूर से किसी पब से आने वाली हंसी की आवाजें इस सन्नाटे को तोड़ रही थीं। मेरे कदम तेज हो गए और मन में एक अजीब उत्साह भरता चला गया। जैसे ही मैं 221 बी बेकर स्ट्रीट पहुंचा, मेरा मन और भी उत्साहित हो उठा। यह जगह मेरे लिए किसी पुरानी यादों की किताब जैसी थी। ईंटों से बनी पुरानी इमारत, जिसकी दीवारों पर वर्षों की ठंड और बारिश की निशानियां थीं। दरवाजे पर दस्तक देते ही सुश्री हडसन ने दरवाजा खोला। उनकी उम्रदराज आंखों में वही पुरानी गर्मजोशी थी, लेकिन चेहरे पर हल्की चिंता की रेखाएं भी। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे, डॉक्टर वॉटसन, बहुत दिनों बाद आए हैं। श्रीमान होम्स ऊपर हैं, लेकिन वे आजकल और भी अजीब हो गए हैं। दिन रात विचारों में डूबे रहते हैं, जैसे कोई अनसुलझा रहस्य उन्हें सता रहा हो। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां चरमराती हुई ऊपर की ओर जा रही थीं, और हवा में तंबाकू और किताबों की पुरानी खुशबू मिश्रित थी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर झांका तो वही परिचित दृश्य मेरे सामने था। एक कुर्सी पर शर्लॉक होम्स बैठा था, आंखें बंद। पाइप से धुआं के छल्ले छत की ओर उठ रहे थे, और सामने मेज पर कुछ अखबार बिखरे हुए थे, जिनके पन्नों पर काले स्याही के धब्बे और कटिंग्स दिख रही थीं। कमरे की दीवारों पर किताबों की अलमारियां थीं, जो पुरानी केमिस्ट्री की किताबों और अपराध की रिपोर्टों से भरी हुई थीं, और खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दों को हल्के से हिला रही थी। मैंने भीतर कदम रखा और कहा, शर्लॉक, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने दिनों बाद भी यहां सब कुछ वैसा ही है। वही धुआं, वही अखबार और वही रहस्यमयी शांति। होम्स ने आंखें खोलीं, हल्की मुस्कान के साथ बोला, वॉटसन, तुम्हें देखने की उम्मीद तो थी, लेकिन यह जानकर आश्चर्य नहीं हुआ कि तुम आ जाओगे। लंदन की यह ठंडी शाम तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाती है ना? मैं चौंक उठा। क्या तुम जानते थे कि मैं आज मिलने आऊंगा? होम्स ने अपनी कुर्सी से उठते हुए जवाब दिया, मेरे प्रिय वॉटसन, तुम्हारी आदतें बदल सकती हैं, लेकिन तुम्हारा मस्तिष्क नहीं। अस्पताल की व्यस्तता के बाद तुम हमेशा शांति की तलाश में यहां आते हो। अब बताओ, क्या तुम तैयार हो एक रहस्य से भरी शाम के लिए? उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, जो किसी नए रहस्य की गंध पकड़ लेने पर उभरती थी। मैंने अपनी टोपी और कोट उतारकर एक ओर रखा और शर्लॉक के सामने बैठ गया। कमरे में हल्का तंबाकू का धुआं तैर रहा था, जो उसकी आदत के अनुरूप था, और बाहर से आने वाली घोड़ा गाड़ियों की खटखटाहट कमरे की शांति को और गहरा बना रही थी।
मैंने उत्सुकता से पूछा। शर्लॉक, इस समय तुम्हारे पास कोई दिलचस्प मामला है क्या, या फिर वही पुरानी दिनचर्या, पाइप, अखबार और विचार? शर्लॉक ने हल्की मुस्कान के साथ पाइप अपने होठों से हटाया और मजाकिया लहजे में बोला, वॉटसन, जब तुम आते हो तो मामले भी खुद चलकर आ जाते हैं। लगता है आज भी कुछ ऐसा ही होगा। लंदन की ये सड़कें रहस्यों से भरी हैं। कोहरा जितना घना, रहस्य उतने ही गहरे। मैं हंस पड़ा। ये सच था कि जब जब मैं शर्लॉक से मिलने आता, कोई न कोई रहस्यमय व्यक्ति दरवाजे पर दस्तक देता और एक नया केस हमारे सामने आ जाता। इसके बाद हम पुरानी यादों में खो गए। हमने बीते हफ्तों की घटनाओं पर चर्चा की। मैंने अस्पताल के किस्से सुनाए, जहां मरीजों की कराहें और दवाओं की तीखी गंध हमेशा हवा में घुली रहती हैं। और शर्लॉक ने हाल ही में हल किए गए कुछ मामलों का जिक्र किया। उसकी कहानियां हमेशा की तरह अविश्वसनीय थीं। किसी अज्ञात अपराधी के जूतों के निशान देखकर उसका ठिकाना बता देना, या एक व्यक्ति की जैकेट की सिलवट से उसका पेशा बता देना। यह सब बातें अब भी मुझे उतनी ही हैरान करती थीं जितनी पहली बार हुई थीं। कमरे में समय रुक सा गया था। बाहर की ठंडी हवा खिड़की से आकर पर्दों को हिला रही थी, और दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक धीरे धीरे शाम को रात में बदल रही थी। समय का पता ही नहीं चला, और लगभग 2 घंटे बीत गए। हमारी बातचीत अभी चल ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने और शर्लॉक ने एक दूसरे की ओर देखा। शर्लॉक ने बिना किसी हैरानी के कहा, देखा, मैंने कहा था ना, जब तुम यहां होते हो तो रहस्य भी खुद चलकर आते हैं। मैं हंसा और दरवाजे की ओर देखने लगा। बाहर से एक गंभीर आवाज आई, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? शर्लॉक ने अपनी कुर्सी पर आराम से बैठते हुए उत्तर दिया, हां, कृपया अंदर आइए। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ। चेहरा तनावग्रस्त लग रहा था और उसकी आंखों में किसी गहरी चिंता की झलक थी। उसने अपनी टोपी उतारी और हमारे सामने खड़ा हो गया। मैंने गौर किया कि उसके कपड़े बहुत साफ सुथरे थे, लेकिन उनकी बनावट से स्पष्ट था कि वह कोई अत्यधिक अमीर व्यक्ति नहीं था। उसके जूते हल्के गीले थे, जो सड़क की नमी से चिपके हुए थे, और उसके कोट से आने वाली ठंडी हवा की सनसनाहट कमरे में फैल गई थी। शर्लॉक ने बिना समय गंवाए कहा, बैठिए और बताइए कि हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। वह आदमी कुर्सी पर बैठा, गहरी सांस ली और बोला, मेरा नाम जॉन स्टनली है, और मैं एक ऐसी समस्या में फंस गया हूं जिसका हल सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं। मैंने शर्लॉक की ओर देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, जैसे वह पहले ही किसी सुराग की गंध पकड़ चुका हो। कमरे में एक पल के लिए शांति छा गई, लेकिन बाहर से आने वाली घोड़ा गाड़ी की पहियों की खटखटाहट और दूर किसी चर्च की घंटी की आवाज इस सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। मैंने जॉन स्टनली को ध्यान से देखा। वह लगभग 45 वर्ष का होगा, औसत कद काठी का आदमी, जिसकी ऊंचाई करीब 5 फुट 4 इंच रही होगी। उसके चेहरे पर चिंता की स्पष्ट लकीरें थीं, और उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट झलक रही थी। शर्लॉक ने अपनी पैनी नजरें उस पर टिका दीं और सीधे सवाल किया, जॉन, आप क्या करते हैं? जॉन स्टनली ने एक हल्की सांस ली और जवाब दिया, मैं लंदन में ही रहता हूं और सेंट जोसेफ कॉलेज में प्रोफेसर हूं। मैंने गौर किया कि उसकी आवाज में हल्की झिझक थी, जैसे वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। शर्लॉक ने अपनी उंगलियां आपस में जोड़ते हुए रुचि ली और कहा, बहुत दिलचस्प, प्रोफेसर स्टनली। क्या मैं यह मान सकता हूं कि आप किसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं? जॉन ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, श्री होम्स, यह मामला बेहद अजीब और परेशान करने वाला है। पिछले कुछ हफ्तों से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे लगातार देख रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। हर कदम पर, सड़क की मोड़ों पर, कॉलेज के गलियारों में, यहां तक कि घर की खिड़कियों से कोई छिपी नजरें मुझे घूर रही हैं। मैंने हैरानी से पूछा, क्या आपको यह महसूस होता है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, या सिर्फ देख रहा है? जॉन ने थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, यह महज देखने का एहसास नहीं है, डॉक्टर वॉटसन। यह डरावना है, जैसे कोई मेरी हर सांस पर नजर रखे हुए है। कई बार मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है, लेकिन जब मैं मुड़ा तो वहां सिर्फ धुंध और सन्नाटा होता है। एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे घर में किसी ने घुसने की कोशिश की।
दरवाजे पर खरोंच के निशान और रात की सन्नाटे में कोई हल्की सी सरसराहट, जैसे कोई छिपकर देख रहा हो। मैंने घबराकर शर्लॉक की ओर देखा। उसने जरा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, बल्कि शांत स्वर में पूछा, क्या आपको यकीन है कि यह कोई अजनबी था? कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते? या शायद कोई पुराना दुश्मन जो वर्षों की धुंध में छिपा रहा हो? जॉन ने गहरी सांस ली। मुझे कोई अंदाजा नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूं। जो भी यह कर रहा है, वह बेहद चालाक है। पुलिस भी इसे महज एक भ्रम समझ रही है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। बाहर की सड़कें, जहां हर कोना रहस्यों से भरा है, अब मुझे डराती हैं। शर्लॉक ने कुछ क्षण चुप रहकर मुस्कुराते हुए कहा, आपका दिल गलत नहीं कह रहा, प्रोफेसर स्टनली। अब हमें इस मामले की तह तक जाना होगा। लेकिन पहले बताइए कि आपके घर में कौन कौन रहता है? जॉन ने तुरंत जवाब दिया, मेरी पत्नी, मेरी 5 साल की बेटी और मेरा एक कुत्ता टॉमी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओह, तो तुम्हारे पास एक पालतू कुत्ता भी है। कौन सी नस्ल का है? जॉन ने गर्व से उत्तर दिया, टॉमी एक जर्मन शेफर्ड है। यह बहुत वफादार और सतर्क है, लेकिन सिर्फ मेरी ही बात मानता है। अगर कोई अनजान व्यक्ति घर में घुसने की कोशिश करे, तो वह भौंक कर सतर्क कर देता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से रात की सन्नाटे में उसकी भौंक भी बदल गई है, जैसे वह किसी अदृश्य खतरे की गंध सूंघ रहा हो। शर्लॉक ने इस जानकारी को अपने दिमाग में दर्ज कर लिया और बोला, दिलचस्प। एक ऐसा घर जहां पहले एक अपराध हो चुका है, एक ऐसा आदमी जो शायद किसी अनदेखे खतरे से घिरा हुआ है, और एक ऐसा कुत्ता जो सिर्फ अपने मालिक की बात मानता है। अब मुझे तुम्हारे घर जाकर स्थिति का आकलन करना होगा। क्या मैं तुम्हारे घर जा सकता हूं? जॉन ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, श्री होम्स। अगर आप मेरे घर आकर जांच करेंगे, तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। मैंने घड़ी की ओर देखा। रात काफी हो चुकी थी। खिड़की से बाहर झांका तो लंदन की सड़कों पर गैस लैंप की रोशनी हल्के धुंध में छिपी हुई थी। दूर कहीं एक घोड़ा गाड़ी के पहियों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने शर्लॉक से कहा, आज बहुत रात हो चुकी है। क्या हमें कल सुबह नहीं जाना चाहिए? शर्लॉक ने अपनी पाइप उठाई, उसमें तंबाकू भरा और हल्का मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो वॉटसन। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस तरह के मामलों में धैर्य रखना जरूरी होता है। फिर उसने जॉन की ओर देखा। कल सुबह हम तुम्हारे घर आएंगे, लेकिन तुम जाते समय अपना पूरा पता हमें दे जाओ। जॉन ने जेब से एक छोटा सा नोटबुक निकाला, उसमें अपना पता लिखा और मेज पर रख दिया। यह मेरा पता है श्री होम्स। कृपया कल जल्दी आ जाइए। मुझे लगता है कि हालात हर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। शर्लॉक ने कागज उठाया, उसे ध्यान से देखा और अपने कोट की जेब में रख लिया। चिंता मत करो प्रोफेसर, अब यह मामला मेरे हाथ में है। जॉन स्टनली ने राहत की सांस ली, फिर टोपी पहनी और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने हमें अंतिम बार देखा और कहा, धन्यवाद श्री होम्स, डॉक्टर वॉटसन। मैं कल सुबह आपकी प्रतीक्षा करूंगा। इसके बाद वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। कमरे में कुछ क्षणों तक शांति रही। मैंने शर्लॉक की ओर देखा। तुम्हें क्या लगता है, यह मामला सिर्फ एक साधारण पीछा करने का है, या इसके पीछे कुछ और भी है? शर्लॉक ने पाइप से धुआं छोड़ते हुए धीरे से कहा, वॉटसन, यह मामला उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। एक घर जिसका अतीत खून से सना हुआ है, और अब उसी घर में एक व्यक्ति को लगातार पीछा किए जाने का एहसास हो रहा है। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैंने उसकी गंभीर आंखों को देखा और समझ गया कि कल का दिन हमारे लिए बेहद दिलचस्प होने वाला था। रात के 9 बज चुके थे। बाहर की ठंडी हवा खिड़की के शीशों से टकरा रही थी और कमरे में सिर्फ मोमबत्ती और लैंप की हल्की रोशनी थी। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा सोच में डूबा था कि तभी शर्लॉक ने मेरी ओर देखा और पूछा, कल तुम्हारे ज्यादा काम तो नहीं है, वॉटसन? मैंने सिर हिलाया। नहीं, कल मेरी ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं हैं। मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं। शर्लॉक ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा है। वैसे भी रात काफी हो चुकी है। मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं रुक जाना चाहिए। बाहर की ठंड को देखते हुए ये ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, मैं यहीं रुक जाता हूं। थोड़ी देर बाद हमने रात का खाना खाया। खाना सादा लेकिन संतोषजनक था। ब्रेड, उबले आलू और कुछ मटन स्टू।
शर्लॉक ने हमेशा की तरह कम ही खाया, लेकिन मैं भूखा था, इसलिए अच्छी तरह भोजन किया। कमरे में भोजन की गंध फैली हुई थी और बाहर से आने वाली ठंडी हवा उसे और ताज़ा बना रही थी। खाने के बाद हम दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। शर्लॉक को तो जैसे बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद आ गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बिस्तर पर करवटें बदल रहा था और सोच रहा था, आखिर जॉन स्टनली को मारने में किसी को क्या फायदा होगा। वह कोई धनी आदमी नहीं था, ना ही राजनीति या अपराध की दुनिया से जुड़ा हुआ था। वह सिर्फ एक कॉलेज का प्रोफेसर था, जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ साधारण जीवन बिता रहा था। फिर कौन हो सकता है जो उसका पीछा कर रहा है? क्या यह सब पुराने मकान से जुड़ा हुआ है? अगर जॉन से पहले रहने वाले व्यक्ति ने सच में जोफ्र नामक आदमी की हत्या की थी, तो क्या संभव है कि जॉन उसी अतीत की सजा भुगत रहा हो? क्या जोफ्र का कोई करीबी अब बदला लेना चाहता है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जॉन की जिंदगी में कोई ऐसा राज छिपा हो जिसे वह हमसे छिपा रहा हो? मैंने खिड़की से बाहर झांका। लंदन की सड़कों पर गैस लैंप की रोशनी हल्के धुंध में छिपी हुई थी। दूर कहीं एक घोड़ा गाड़ी के पहियों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने पलट कर देखा। शर्लॉक अपने बिस्तर पर एकदम शांति से सो रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह मामला उसके दिमाग में कहीं गहराई से बैठा तो है, लेकिन वह पूरी तरह आश्वस्त है कि वह इसे हल कर लेगा। लेकिन मैं बेचैन था। मेरे मन में सवालों की बाढ़ थी, लेकिन उनके जवाब कहीं नहीं दिख रहे थे। क्या कल सुबह हमारे सामने कोई नया रहस्य खुलने वाला था? मैं इन्हीं विचारों में उलझा रहा और पता नहीं कब आंख लग गई। वॉटसन, वॉटसन, उठो। आखिर कब तक नींद में डूबे रहोगे? यह तेज आवाज मेरे कानों में गूंजी और मैं अचानक चौंक कर जाग गया। आंखें मलते हुए मैंने देखा कि शर्लॉक होम्स पूरी तरह तैयार मेरी ओर देख रहा था। वह हमेशा की तरह अपने सधे हुए अंदाज में खड़ा था। चेहरा पर हल्की मुस्कान थी और हाथ में अपनी पाइप थामे हुए। मैंने अभी भी आधी नींद में ही कहा, क्या हुआ शर्लॉक? इतनी सुबह क्यों जगा रहे हो? शर्लॉक ने अपनी जेब से घड़ी निकाली, मुझे दिखाई और कहा, सुबह के 8 बज चुके हैं वॉटसन। हमें जॉन स्टनली के घर जाना है। भूल गए क्या? यह सुनते ही मैं झटके से उठ बैठा। ओह, हाँ हाँ, मैं अचानक भूल ही गया था कि आज सुबह हमें प्रोफेसर के घर जाना था। मैं अभी तैयार होता हूं। शर्लॉक ने मजाकिया लहजे में कहा, अगर ऐसे ही सोते रहोगे तो एक दिन मैं तुम्हें नींद में ही छोड़कर केस हल करने चला जाऊंगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत बाथरूम की ओर भागा। ठंडे पानी से मुंह धोने के बाद मेरी पूरी नींद उड़ गई। आईने में खुद को देखा। थोड़ा उनींदा चेहरा, हल्की झुकी हुई आंखें, लेकिन अब मैं पूरी तरह जाग चुका था। जब मैं बाहर आया तो शर्लॉक ने अपनी पाइप में तंबाकू भरते हुए कहा, अब तुम ठीक लग रहे हो डॉक्टर वॉटसन। चलो नाश्ता करें, फिर निकलते हैं। हम दोनों ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया। ब्रेड, मक्खन और चाय। शर्लॉक ने हमेशा की तरह कम ही खाया, लेकिन मेरी भूख अच्छी थी, इसलिए मैंने 2 ब्रेड और मक्खन खा लिए। कमरे में चाय की भाप और ब्रेड की ताज़ा खुशबू फैली हुई थी, जो सुबह की ठंड को थोड़ा कम कर रही थी। अब चलने का समय हो गया है, शर्लॉक ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। मैंने अपना कोट पहना और अपनी जेब में रिवॉल्वर डाल ली, आदतन, क्योंकि कभी भी कोई अनहोनी हो सकती थी। तो वॉटसन, शर्लॉक ने कहा, क्या तुम तैयार हो इस रहस्य को सुलझाने के लिए? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल। चलो देखते हैं प्रोफेसर स्टनली के घर में हमें क्या नया सुराग मिलता है। हम दोनों ने अपनी अपनी टोपी पहनी और 221 बी बेकर स्ट्रीट से बाहर निकल पड़े। लंदन की ठंडी सुबह थी। हल्की धुंध अब भी सड़कों पर छाई हुई थी, लेकिन हमारे मन में उत्साह था, क्योंकि हम एक रहस्य को सुलझाने के लिए एक और कदम बढ़ा रहे थे। लगभग 30 मिनट की यात्रा के बाद मैं और शर्लॉक प्रोफेसर जॉन स्टनली के घर के सामने खड़े थे। ठंडी हवा हमारे कोट के भीतर तक घुस रही थी और हल्की धुंध अब भी लंदन की सड़कों पर छाई हुई थी, मानो शहर का हर कोना किसी छिपे रहस्य को छिपाए हुए हो। घर एक पुरानी इमारत था, ईंटों से बना, जिसकी दीवारों पर वर्षों की नमी की परतें जमी हुई थीं। दरवाजे पर एक पुराना घंटा लटका था और आसपास के बगीचे में सूखी पत्तियां हवा में उड़ रही थीं। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और इंतजार करने लगा। दरवाजा खुलते ही जॉन स्टनली ने हमें देखा।
उसका चेहरा और भी पीला लग रहा था, जैसे रात भर की बेचैनी ने उसे थका दिया हो। आइए, श्री होम्स, डॉक्टर वॉटसन, मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था। हम अंदर दाखिल हुए। घर की हवा में एक पुरानी किताबों की खुशबू मिश्रित थी और दीवारों पर टंगी तस्वीरें परिवार की खुशियों को बयां कर रही थीं। लेकिन कमरे में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे कोई अदृश्य छाया मंडरा रही हो। जॉन ने हमें बैठक खाने में बिठाया, जहां लकड़ी की मेज पर चाय के कप रखे थे और खिड़की से आने वाली सुबह की रोशनी धुंध में फिल्टर होकर कमरे को एक रहस्यमयी चमक दे रही थी। शर्लॉक ने चारों ओर नजर दौड़ाई और पूछा, प्रोफेसर, बताइए कि यह पीछा कब से शुरू हुआ? जॉन ने गहरी सांस ली। लगभग 3 हफ्ते पहले। शुरुआत में मुझे लगा कि यह मेरी कल्पना है, लेकिन अब यह यकीनन सच है। कल रात भी मैंने महसूस किया कि कोई बाहर खड़ा है, सड़क पर, लैंप की रोशनी में एक साया जो गायब हो गया जब मैंने खिड़की से देखा। मैंने कहा, यह डरावना है। क्या आपके घर में कोई और सुराग है? जॉन ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह सब उस पुराने अपराध से जुड़ा है। मुझसे पहले यहां रहने वाला व्यक्ति एक हत्यारा था। उसने जोफ्र नामक आदमी की हत्या की थी और फिर गायब हो गया। पड़ोसियों से पता चला कि पुलिस कभी उसे पकड़ नहीं पाई। कुछ कहते हैं कि वह शहर छोड़कर भाग गया, तो कुछ का मानना है कि वह नाम बदलकर यहीं कहीं छिपा है। शर्लॉक की आंखें चमक उठीं। यह कोई संयोग नहीं, वॉटसन। लगता है हम एक पुराने रहस्य की परतों को खोलने वाले हैं। मैंने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन मन में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। घर की दीवारों से आने वाली पुरानी लकड़ी की चरमराहट और बाहर की धुंध ने माहौल को और गहरा बना दिया था। क्या यह पीछा करने वाला व्यक्ति वही पुराना अपराधी था, या कोई नया खतरा जो अतीत की छाया में छिपा था? शर्लॉक ने घर की जांच शुरू कर दी। दीवारों को टटोला, फर्श पर नजरें गड़ाईं और खिड़कियों से बाहर झांका। हर कदम पर वह किसी सुराग की तलाश में लग रहा था, और मैं जानता था कि यह मामला हमें किसी गहरे अंधेरे में ले जाने वाला था। जांच के दौरान शर्लॉक ने एक छोटा सा टुकड़ा उठाया, एक पुरानी चाबी जो फर्श पर गिरी हुई थी। ये देखो वॉटसन, ये चाबी घर की नहीं लगती। शायद कोई यहां आया था। जॉन ने चौंक कर कहा, यह मेरी नहीं है। क्या इसका मतलब है कि कोई अंदर आ चुका है? शर्लॉक ने मुस्कुराकर कहा, हो सकता है, लेकिन चिंता मत करो, अब हम इसकी तह तक जाएंगे। घर से निकलते समय बाहर की धुंध और घनी हो गई थी, और सड़क पर आने वाली आवाजें जैसे किसी छिपे खतरे की आहट दे रही थीं। मैंने शर्लॉक से पूछा, अगला कदम क्या है? पुलिस रिकॉर्ड्स और पड़ोसियों से बात, उसने कहा। यह मामला सिर्फ पीछा करने का नहीं, यह एक पुराने अपराध की नई कहानी है। इस प्रकार हम एक नए रहस्य के जाल में फंसते चले गए, जहां हर मोड़ पर कोई नया सुराग इंतजार कर रहा था। लंदन की धुंध भरी सड़कें अब हमें और भी रहस्यमयी लग रही थीं, और मैं जानता था कि शर्लॉक की बुद्धि ही हमें इस अंधेरे से बाहर निकालेगी। लंदन की धुंध भरी सड़कें हमें जॉन स्टनली के घर की ओर ले जा रही थीं, जहां ठंडी हवा के झोंके हमारे कोट को छू कर गुजर रहे थे और दूर से घोड़ा गाड़ियों की पहियों की खटखटाहट हवा में गूंज रही थी। घर एक पुरानी, थोड़ी झुकी हुई इमारत थी, जिसकी दीवारों पर वर्षों की नमी ने हल्की दरारें बना दी थीं और खिड़कियों से झांकती मध्यम रोशनी जैसे कोई छिपा रहस्य बयां कर रही थी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। घर बाहर से साधारण लग रहा था, लेकिन उसकी छत कुछ अजीब थी, जैसे कोई पुरानी छिपी हुई संरचना हो जो वर्षों से ठंडी रातों में साए छिपाती आई हो। मैंने शर्लॉक की ओर देखा और कहा, शर्लॉक, यह घर कुछ अजीब नहीं लग रहा? यह छत, जैसे कोई इसे जानबूझकर किसी खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन बाहर से साधारण रखना चाहता हो। शर्लॉक, जो हमेशा की तरह अपनी पैनी नजरों से हर छोटी चीज का मुआयना कर रहा था, ने बिना मेरी ओर देखे जवाब दिया, अजीब क्यों, वॉटसन? क्या तुम्हें खिड़कियों के शीशे टेढ़े लग रहे हैं, या फर्श की लकड़ी में कोई छिपा संदेश सुनाई दे रहा है? उसकी आवाज में हल्का व्यंग्य था, लेकिन उसकी आंखें छत पर टिकी हुई थीं, जैसे वह पहले ही कोई सुराग की गंध सूंघ चुका हो। हवा में हल्की धूल उड़ रही थी, जो सूरज की मध्यम किरणों में तैर रही थी, और घर के आसपास के बगीचे में सूखी पत्तियां सरसराहट पैदा कर रही थीं। मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैं छत की बात कर रहा हूं। देखो,
वह लोहे की बाड़। यह कोई साधारण सुरक्षा नहीं। नुकीले कांटे, मजबूत जाली और नीचे की तरफ झुका डिजाइन। ऐसा लगता है जैसे कोई ऊपर से आने वाले खतरे से डरता हो, शायद कोई चोर जो छतों के रास्ते सेंध लगाता हो। शर्लॉक ने पहली बार छत की ओर गौर से देखा। कुछ क्षणों तक वह खामोश रहा, फिर एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, बहुत दिलचस्प। इस छत के चारों ओर लोहे का घेरा बनाया गया है। यह साफ है कि कोई बाहर से चढ़ने की कोशिश को रोकना चाहता है। लेकिन सवाल यह है, कौन और क्यों? क्या कोई ऐसा शख्स है जो सड़कों की बजाय छतों से चलता है, या यह कोई पुराना डर है जो जॉन को सता रहा है? मैंने अचरज से पूछा, तुम्हारा मतलब है कि कोई छत के रास्ते घर में घुसने की कोशिश कर सकता है? लेकिन लोग तो आमतौर पर दरवाजों और खिड़कियों की सुरक्षा पर ध्यान देते हैं। छत पर इतनी सावधानी क्यों? क्या यह कोई पुराना अपराध से जुड़ा डर है, जैसे कोई साया जो वर्षों से लटका हुआ है? शर्लॉक ने धीरे से समझाया। उसकी आवाज में एक ठंडी गंभीरता थी। इसका एक ही मतलब हो सकता है, वॉटसन। घर का मालिक, जॉन स्टनली, को डर है कि कोई छत के रास्ते अंदर आ सकता है। यह कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि कोई ऐसा शख्स है जो रात की स्याही में छिपकर छतों के रास्ते चलता हो। यही सवाल हमें जॉन से पूछना चाहिए। शायद यह उस पुराने हत्या के केस से जुड़ा है, जहां अपराधी गायब हो गया था। क्या वह साए की तरह लौट आया है? मैंने गहरी सांस ली और घर के भारी लकड़ी के दरवाजे की ओर देखा। उस पर एक पुराना पीतल का घंटा लगा था, जो हवा के झोंके से झंझना रहा था, और दरवाजे की लकड़ी पर हल्की खरोंचें थीं, जैसे कोई इसे जांच चुका हो। मैंने आगे बढ़कर घंटी बजाई। अंदर से कदमों की आहट आई, धीमी, सतर्क, जैसे कोई हर आहट पर चौकन्ना हो। दरवाजा चरमराकर खुला और जॉन स्टनली सामने खड़ा था। उसका चेहरा पीला था, आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे वह रात भर जागता रहा हो, और उसके बाल उलझे हुए थे, जो बेचैनी की निशानी थे। ओह, श्री होम्स, डॉक्टर वॉटसन, आप लोग आ गए। कृपया अंदर आइए, जॉन ने कांपती आवाज में कहा, जैसे वह किसी अनजान भय से जूझ रहा हो और उसकी आंखें घर के बाहर की धुंध में कुछ तलाश रही हों। हम अंदर कदम रखे और दरवाजा पीछे से भारी आवाज के साथ बंद हुआ, जो कमरे की शांति को और गहरा बना रहा था। घर की हवा में पुरानी लकड़ी और धूल की मिश्रित गंध थी, जो दीवारों की नमी के साथ मिलकर एक भारी माहौल बना रही थी। फर्श की लकड़ी हर कदम पर चरमराती थी, और खिड़कियों से आने वाली मध्यम रोशनी कमरे को और रहस्यमयी बना रही थी। हम एक छोटे साफ सुथरे कमरे में पहुंचे, जहां एक पुरानी लकड़ी की मेज, दो कुर्सियां और दीवार पर एक किताबों की अलमारी थी। कमरे में किताबों की पुरानी गंध थी, जो हवा में तैर रही थी, और मेज पर रखी एक पुरानी घड़ी की टिक टिक सन्नाटे को तोड़ रही थी। क्या आप लोग चाय लेंगे? जॉन ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की हिचकिचाहट थी, जैसे वह हमें वहां देखकर पूरी तरह सहज नहीं हो पा रहा हो। शर्लॉक ने तुरंत जवाब दिया, नहीं जॉन, फिलहाल मैं इस घर को और करीब से देखना चाहूंगा। जॉन ने सिर हिलाया और हमें ऊपरी मंजिल की ओर ले गया। संकरी सीढ़ियों से चढ़ते वक्त हवा और ठंडी हो गई थी, और दीवारों पर नमी की परतें साफ दिख रही थीं, जो उंगलियों से छूने पर गीली लग रही थीं। जैसे ही हम ऊपरी कमरे में पहुंचे, वहां का माहौल कुछ अलग सा महसूस हुआ। अंधेरा, सन्नाटा और एक अजीब सिहरन, जैसे कोई पुरानी याद वहां ठहरी हुई हो। तभी अचानक जॉन का कुत्ता, टॉमी, जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आंखें चमक रही थीं और कान खड़े थे, जैसे वह हमें कोई खतरा समझ रहा हो। उसकी भौंक की गूंज कमरे में फैल गई, जो दीवारों से टकराकर और डरावनी हो रही थी। जॉन ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में कहा, शांत, टॉमी, ये हमारे मेहमान हैं। टॉमी धीरे धीरे शांत हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अब भी सतर्कता थी, जैसे वह किसी छिपे खतरे को भांप रहा हो। मैंने कमरे के एक कोने में देखा, जहां जॉन की 5 साल की बेटी अपने खिलौनों से खेल रही थी। वह बेफिक्र थी। उसकी हंसी की आवाज इस तनावपूर्ण माहौल में एकमात्र रोशनी की तरह थी। बिखरे हुए खिलौने, एक पुरानी गुड़िया, कुछ लकड़ी के ब्लॉक, धुंधली रोशनी में चमक रहे थे, और उसकी मासूमियत घर के रहस्यों से बेखबर लग रही थी। शर्लॉक ने कमरे का बारीकी से मुआयना शुरू किया। उसकी उंगलियां खिड़की के फ्रेम पर फिसलीं, जैसे वह किसी छिपे निशान की तलाश में हो। वह झुककर फर्श पर धूल में कुछ निशान देखने लगा,
जैसे कोई पैरों के छाप या कोई पुराना सुराग। हवा में धूल तैर रही थी, जो उसकी हर हरकत से हिलकर और फैल रही थी। कुछ देर बाद उसने सीधा खड़े होकर कहा, हमें छत पर जाना चाहिए। जॉन ने हिचकिचाते हुए कहा, छत? लेकिन वहां कुछ खास नहीं है श्री होम्स, वहां सिर्फ पुराने बक्से और धूल। शर्लॉक ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यही तो मैं देखना चाहता हूं जॉन। कभी कभी जो सबसे खाली दिखता है वही सबसे बड़ा रहस्य छिपाए होता है। जॉन ने और सवाल नहीं किया और हमें छत की ओर ले गया। संकरी सीढ़ियों से चढ़ते वक्त ठंडी हवा हमारे चेहरों से टकराई। छत पर पहुंचते ही लंदन की धुंधली छतों का दृश्य सामने था, जो बादलों की छाया में डूबा हुआ था। यहां कुछ पुराने लकड़ी के बक्से थे, जिन पर धूल की मोटी परत जमी थी, और किनारे पर वही लोहे की बाड़ थी जिसे मैंने बाहर से देखा था। हवा में सूखी पत्तियों की सरसराहट थी और दूर से शहर की हलचल की आवाजें आ रही थीं, जो इस सन्नाटे को तोड़ रही थीं। शर्लॉक ने चारों ओर नजर घुमाई, फिर धीरे से बोला, यह जगह जितनी खाली दिख रही है उतनी है नहीं। वॉटसन, देखो, धूल में हल्के निशान हैं, जैसे हाल ही में कोई यहां आया हो। और यह बाड़, इसके कांटों पर खरोंचे हैं, जैसे कोई इसे जांचने की कोशिश कर चुका हो। मैंने गौर किया कि बाड़ पर कुछ हल्की खरोंचें थीं, जैसे कोई धातु की चीज से टकराया हो। क्या सच में कोई छत से घुसने की कोशिश कर रहा था? कुछ देर तक शर्लॉक ने फर्श, बक्से और बाड़ का मुआयना किया, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। बक्सों में सिर्फ पुराने कपड़े और टूटी फूटी किताबें थीं, जो वर्षों से अछूती पड़ी थीं। आखिरकार शर्लॉक ने कहा, यहां कुछ खास नहीं है, चलो नीचे चलते हैं। लेकिन याद रखो वॉटसन, खालीपन भी एक सुराग हो सकता है। जॉन ने राहत की सांस ली, जैसे उसे डर था कि छत पर कोई भयानक रहस्य मिलेगा। हम सीढ़ियों से नीचे ड्राइंग रूम में पहुंचे। शर्लॉक ने कुर्सी खींची, पाइप जलाया और जॉन की ओर देखकर कहा, अब जॉन, मुझे तुम्हारे घर के बारे में और बताओ। यह लोहे की बाड़ क्यों लगवाई? क्या तुम्हें पहले भी लगा कि कोई तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है? जॉन थोड़ा असहज दिखा। वह अपनी कुर्सी पर इधर उधर हिला, फिर बोला, ईमानदारी से कहूं श्री होम्स, इस घर में आने के बाद कई बार मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। रात में कभी कभी सरसराहट की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई छिपकर चल रहा हो। लेकिन जब मैं देखने जाता हूं तो कुछ नहीं मिलता। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है। शर्लॉक ने पाइप से एक कश लिया और आगे झुककर पूछा, लेकिन यह सिर्फ वहम नहीं है, है ना? और क्या हुआ? जॉन ने गहरी सांस ली। पिछले हफ्ते मेरी पत्नी ने रात में खिड़की के पास एक परछाई देखी। उसे लगा कि कोई बाहर खड़ा हमारे घर को देख रहा है। मैंने तुरंत बाहर जाकर देखा, लेकिन सड़क खाली थी। सिर्फ ठंडी हवा थी और सन्नाटा, जैसे कोई भाग गया हो। मैंने चिंतित स्वर में कहा, तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? जॉन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डॉक्टर वॉटसन, पुलिस इसे गंभीरता से नहीं लेती। कोई ठोस सबूत नहीं था, न पैरों के निशान, न कोई गवाह। इसलिए मैंने खुद सुरक्षा बढ़ा दी, लोहे की बाड़ लगवाई और खिड़कियों के ताले मजबूत करवा दिए। लेकिन फिर भी रात में वह सन्नाटा, वह सरसराहट, मुझे लगता है कोई वहां है। तभी जॉन की पत्नी एक ट्रे में 3 कप चाय लेकर आई। उसने चुपचाप कप हमारे सामने रखे और बिना कुछ बोले चली गई। चाय की भाप हवा में तैर रही थी, जो ठंडी हवा को थोड़ा गर्म कर रही थी, और कपों की खनखनाहट ने सन्नाटे को तोड़ा। शर्लॉक ने कप उठाया, लेकिन पीने की बजाय उसे गौर से देखने लगा, जैसे उसमें भी कोई रहस्य छिपा हो। मुझे लग रहा था कि यह मामला जितना साधारण दिख रहा था, उतना था नहीं। अब सवाल यह था कि कोई जॉन के घर के आसपास घूम रहा था, या यह सब सिर्फ एक संयोग था। शर्लॉक ने पाइप से एक और कश लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, जॉन, मुझे लगता है कि तुम्हारे घर में कुछ छिपा हुआ है, जिसे तुमने अभी तक नहीं देखा है। लेकिन चिंता मत करो, हम इसे जरूर उजागर करेंगे। जॉन की आंखों में चिंता की छाया थी, जैसे वह कुछ और कहना चाहता हो, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हमने विदा ली और बाहर निकले। लंदन की धुंध गाढ़ी हो चुकी थी और ठंडी हवा हमारे चेहरों से टकरा रही थी। सड़क पर घोड़ा गाड़ियों की आवाजें और दूर से आने वाली हलचल हवा में तैर रही थी। हम एक गाड़ी में सवार हुए
और शर्लॉक ने कोचमैन को मिस्टर हेनरी विल्किंस का पता बताया। कुछ देर बाद हम एक पुराने शाही अंदाज के घर के सामने रुके। घर की ऊंची खिड़कियां और भारी लकड़ी का दरवाजा इसे किसी अमीर आदमी की हवेली जैसा बना रहा था। शर्लॉक ने कॉलिंग बेल बजाई। 1 मिनट बाद दरवाजा चरमराकर खुला और सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, मिस्टर हेनरी विल्किंस। उसकी उम्र 60 के पार थी, सफेद बाल, लेकिन आंखों में एक पैनी चमक थी। आप लोग कौन हैं? उसने संदेह भरी नजरों से पूछा। शर्लॉक ने अपनी टोपी ठीक करते हुए कहा, मेरा नाम शर्लॉक होम्स है और ये मेरे मित्र डॉक्टर जॉन वॉटसन। हम जॉन स्टनली के घर के बारे में बात करना चाहते हैं। हेनरी ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर दरवाजा खोलकर बोला, अंदर आइए। हम एक पुराने भव्य कमरे में दाखिल हुए, जहां लकड़ी की खुशबू और एंटीक फर्नीचर का माहौल था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें से कुछ अजीब और डरावनी लग रही थीं। तो, आप उस घर के बारे में क्या जानना चाहते हैं? हेनरी ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। शर्लॉक ने जवाब दिया, हमें उस घर के पिछले किराएदारों और इसके इतिहास के बारे में जानना है, खासकर उस आदमी के बारे में जो जॉन से पहले वहां रहता था। हेनरी की आंखों में एक पल के लिए चिंता की छाया उभरी। वह कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जॉन से पहले वहां बेन हेस्टिंग्स रहता था। शर्लॉक ने पूछा, बेन हेस्टिंग्स? उसके बारे में और बताइए। हेनरी ने गहरी सांस ली। वह एक शांत इंसान था, ज्यादा बात नहीं करता था, न शराब न झगड़ा, बस अपने काम पर जाता और घर लौट आता। उसे देखकर कभी नहीं लगा कि वह किसी मुसीबत में है। लेकिन फिर जफरा की हत्या हुई। मैंने चौंक कर पूछा, जफरा कौन था? हेनरी ने अपनी उंगलियां आपस में जोड़ते हुए कहा, जफरा एक स्थानीय आदमी था, कोई बड़ा शख्स नहीं, लेकिन उसकी कुछ संदिग्ध गतिविधियां थीं। कुछ लोग कहते हैं वह जुए में लिप्त था, कुछ का कहना था वह काले बाजार से जुड़ा था, लेकिन उसमें इतना साहस नहीं था कि किसी को खुलकर नुकसान पहुंचाए। शर्लॉक ने पूछा, तो जफरा की हत्या के बाद क्या हुआ? हेनरी ने गंभीर स्वर में कहा, हत्या के कुछ ही दिन बाद बेन हेस्टिंग्स गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया। पुलिस ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। न हत्या का कारण, न हत्यारा। वह मामला आज भी अनसुलझा है। शर्लॉक ने आंखें सिकोड़ी। जफरा की लाश के पास कोई सुराग मिला था? हेनरी ने कुछ सोचते हुए कहा, रुकिए, मेरे पास कुछ है। वह धीमे कदमों से एक पुराने लकड़ी के दराज की ओर गया। दराज की चरमराहट कमरे में गूंजी, जैसे कोई पुराना रहस्य खुलने वाला हो। उसने दराज खोला और एक छोटी सी चीज निकालकर टेबल पर रख दी। मैंने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? शर्लॉक ने उसे उठाया और गौर से देखा। यह एक पतली लोहे की पट्टी थी, जिसके किनारे अजीब तरह से मुड़े हुए थे, जैसे यह किसी कागज के रोल को बांधने के लिए बनी हो। यह कोई साधारण धातु का टुकड़ा नहीं है। शर्लॉक ने बुदबुदाया, क्या यह किसी कागज के साथ मिली थी? हेनरी ने सिर हिलाया। हाँ, कुल 6 टुकड़े मिले थे। पुलिस ने इन्हें बेकार समझा, लेकिन मुझे शक था कि यह किसी दस्तावेज का हिस्सा हो सकता है। मैंने चौंक कर कहा, अच्छा? शर्लॉक ने दोहराया, हाँ हेनरी, यह बहुत महत्वपूर्ण सुराग है। हमें पता लगाना होगा कि यह पट्टी किस चीज से जुड़ी है और इसका जफरा की हत्या से क्या संबंध है। रहस्य और गहरा हो गया था। क्या यह पट्टी किसी गुप्त दस्तावेज का हिस्सा थी? और अगर हां, तो वह दस्तावेज कहां था? हमने हेनरी से विदा ली और बाहर निकले। लंदन की धुंध अब और गाढ़ी हो चुकी थी और सड़कों पर ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। शर्लॉक ने पाइप जलाया और कहा, वॉटसन, यह मामला जितना साधारण दिखता है उतना है नहीं। हमें अगला सुराग ढूंढना होगा, और जल्दी। लंदन की सड़कों पर हल्की बारिश की बूंदें टपक रही थीं और ठंडी हवा 221 बी बेकर स्ट्रीट की खिड़कियों से टकराकर एक रहस्यमयी सरसराहट पैदा कर रही थी। मिसेस हडसन ने हमारे लिए ड्राइंग रूम में साधारण लेकिन स्वादिष्ट भोजन परोसा था। मटन स्टू की गर्माहट, नरम ब्रेड और चाय की भाप, जो कमरे की ठंड को थोड़ा कम कर रही थी। मेज पर रखी मोमबत्तियां दीवारों पर हल्के साए बना रही थीं और बाहर की बारिश की आवाज जैसे मेरे मन के सवालों के साथ ताल मिला रही थी। मैंने अपनी प्लेट की ओर देखा, लेकिन मेरा दिमाग जॉन स्टनली के घर, उस लोहे की बाड़ और मिस्टर हेनरी विल्किंस की उस अजीब लोहे की पट्टी पर अटक गया था। शर्लॉक,
जो अपनी कुर्सी पर शांत बैठा था, ने चम्मच उठाया और बोला, खाने के दौरान दिमाग को पूरी तरह शांत रखना चाहिए, वॉटसन। सवालों का भंवर स्वाद को बर्बाद कर देता है। उसकी आवाज में हल्का व्यंग्य था, लेकिन उसकी आंखें खिड़की की ओर टिकी थीं, जैसे वह बारिश में कोई सुराग देख रहा हो। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। बेन हेस्टिंग्स क्यों गायब हुआ? क्या वह जफरा का हत्यारा था या कोई और इस हत्या के पीछे था? वे 6 लोहे की पट्टियां जो हेनरी ने हमें दिखाई थीं, किस चीज से जुड़ी थीं? क्या वे किसी गुप्त रहस्य की चाबी थीं? मैंने चाय का घूंट लिया, लेकिन सवाल मेरे दिमाग में बवंडर की तरह घूम रहे थे। भोजन के बाद शर्लॉक ने अपनी कुर्सी पीछे खींची और पाइप जलाते हुए कहा, हमें थोड़ा आराम करना चाहिए, वॉटसन। ये केस जितना साधारण लगता है, उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। मुझे सोने दो, ताकि मेरा दिमाग तरोताजा हो सके। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, शर्लॉक, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारा दिमाग सोते वक्त भी इस पहेली पर काम करेगा। शर्लॉक ने सिर्फ सिर हिलाया और अपने कमरे की ओर चला गया। मैं भी अपने कमरे में गया, लेकिन नींद मेरी आंखों से दूर थी। बिस्तर पर लेटते ही सवाल फिर से घूमने लगे। अगर बेन हेस्टिंग्स हत्यारा नहीं था, तो वह क्यों छिपा? क्या वह किसी खतरे से भाग रहा था? और उन लोहे की पट्टियों का राज क्या था? बाहर बारिश तेज हो चुकी थी और खिड़की पर गिरती बूंदों की टप-टप मेरे सवालों को और उलझा रही थी। मैं सोचता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एक बात पक्की थी, यह मामला उतना साधारण नहीं था जितना दिख रहा था, और मुझे यकीन था कि शर्लॉक के पास सुबह तक कोई नया सुराग होगा। शाम के 6 बजे, जब बारिश धीमी पड़ चुकी थी, मैं खिड़की के पास बैठा लंदन की गीली सड़कों को देख रहा था। आसमान में बादल अब भी मंडरा रहे थे, जैसे कोई अनजान रहस्य छिपाए हों। तभी शर्लॉक अपने कमरे से निकला। उसकी आंखें नींद से भारी थीं, लेकिन चेहरे पर वही आत्मविश्वास था। उसने पूछा, वॉटसन, चाय तैयार है? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे उठने से पहले ही मैंने मिसेस हडसन से कह दिया था। हम ड्राइंग रूम में बैठ गए। मिसेस हडसन ने गर्म चाय की ट्रे रखी और उसकी भाप कमरे में तैरने लगी। शर्लॉक ने एक घूंट लिया और खिड़की की ओर देखने लगा। कुछ देर तक हम चुप रहे, लेकिन मेरे मन का तूफान शांत नहीं हुआ। मैंने पूछा, शर्लॉक, इस केस के बारे में कुछ नया सोचा? उसने पाइप जलाया और हल्की, खासकर उस आदमी के बारे में जो जॉन से पहले वहां रहता था। हेनरी की आंखों में एक पल के लिए चिंता की छाया उभरी। वह कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जॉन से पहले वहां बेन हेस्टिंग्स रहता था। शर्लॉक ने पूछा, बेन हेस्टिंग्स? उसके बारे में और बताइए। हेनरी ने गहरी सांस ली। वह एक शांत इंसान था, ज्यादा बात नहीं करता था, न शराब न झगड़ा, बस अपने काम पर जाता और घर लौट आता। उसे देखकर कभी नहीं लगा कि वह किसी मुसीबत में है। लेकिन फिर जफरा की हत्या हुई। मैंने चौंक कर पूछा, जफरा कौन था? हेनरी ने अपनी उंगलियां आपस में जोड़ते हुए कहा, जफरा एक स्थानीय आदमी था। कोई बड़ा शख्स नहीं, लेकिन उसकी कुछ संदिग्ध गतिविधियां थीं। कुछ लोग कहते हैं वह जुए में लिप्त था। कुछ का कहना था वह काले बाजार से जुड़ा था, लेकिन उसमें इतना साहस नहीं था कि किसी को खुलकर नुकसान पहुंचाए। शर्लॉक ने पूछा, तो जफरा की हत्या के बाद क्या हुआ? हेनरी ने गंभीर स्वर में कहा, हत्या के कुछ ही दिन बाद बेन हेस्टिंग्स गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया। पुलिस ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। न हत्या का कारण, न हत्यारा। वह मामला आज भी अनसुलझा है। शर्लॉक ने आंखें सिकोड़ी। जफरा की लाश के पास कोई सुराग मिला था? हेनरी ने कुछ सोचते हुए कहा, रुकिए, मेरे पास कुछ है। वह धीमे कदमों से एक पुराने लकड़ी के दराज की ओर गया। दराज की चरमराहट कमरे में गूंजी, जैसे कोई पुराना रहस्य खुलने वाला हो। उसने दराज खोला और एक छोटी सी चीज निकालकर टेबल पर रख दी। मैंने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? शर्लॉक ने उसे उठाया और गौर से देखा। यह एक पतली लोहे की पट्टी थी, जिसके किनारे अजीब तरह से मुड़े हुए थे, जैसे यह किसी कागज के रोल को बांधने के लिए बनी हो। यह कोई साधारण धातु का टुकड़ा नहीं है, शर्लॉक ने बुदबुदाया। क्या यह किसी कागज के साथ मिली थी? हेनरी ने सिर हिलाया। हाँ, कुल 6 टुकड़े मिले थे।
पुलिस ने इन्हें बेकार समझा, लेकिन मुझे शक था कि यह किसी दस्तावेज का हिस्सा हो सकता है। मैंने चौंक कर कहा, क्या? शर्लॉक ने दोहराया, हाँ हेनरी, ये बहुत महत्वपूर्ण सुराग है। हमें पता लगाना होगा कि यह पट्टी किस चीज से जुड़ी है और इसका जफरा की हत्या से क्या संबंध है। रहस्य और गहरा हो गया था। क्या यह पट्टी किसी गुप्त दस्तावेज का हिस्सा थी? और अगर हां, तो वह दस्तावेज कहां था? हमने हेनरी से विदा ली और बाहर निकले। लंदन की धुंध अब और गाढ़ी हो चुकी थी और सड़कों पर ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। शर्लॉक ने पाइप जलाया और कहा, वॉटसन, यह मामला जितना साधारण दिखता है उतना है नहीं। हमें अगला सुराग ढूंढना होगा, और जल्दी। लंदन की सड़कों पर हल्की बारिश की बूंदें टपक रही थीं और ठंडी हवा 221 बी बेकर स्ट्रीट की खिड़कियों से टकराकर एक रहस्यमयी सरसराहट पैदा कर रही थी। मिसेस हडसन ने हमारे लिए ड्राइंग रूम में साधारण लेकिन स्वादिष्ट भोजन परोसा था। मटन स्टू की गर्माहट, नरम ब्रेड और चाय की भाप जो कमरे की ठंड को थोड़ा कम कर रही थी। मेज पर रखी मोमबत्तियां दीवारों पर हल्के साए बना रही थीं और बाहर की बारिश की आवाज जैसे मेरे मन के सवालों के साथ ताल मिला रही थी। मैंने अपनी प्लेट की ओर देखा, लेकिन मेरा दिमाग जॉन स्टनली के घर, उस लोहे की बाड़ और मिस्टर हेनरी विल्किंस की उस अजीब लोहे की पट्टी पर अटक गया था। शर्लॉक, जो अपनी कुर्सी पर शांत बैठा था, ने चम्मच उठाया और बोला, खाने के दौरान दिमाग को पूरी तरह शांत रखना चाहिए, वॉटसन। सवालों का भंवर स्वाद को बर्बाद कर देता है। उसकी आवाज में हल्का व्यंग्य था, लेकिन उसकी आंखें खिड़की की ओर टिकी थीं, जैसे वह बारिश में कोई सुराग देख रहा हो। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। बेन हेस्टिंग्स क्यों गायब हुआ? क्या वह जफरा का हत्यारा था या कोई और इस हत्या के पीछे था? वे 6 लोहे की पट्टियां जो हेनरी ने हमें दिखाई थीं, किस चीज से जुड़ी थीं? क्या वे किसी गुप्त रहस्य की चाबी थीं? मैंने चाय का घूंट लिया, लेकिन सवाल मेरे दिमाग में बवंडर की तरह घूम रहे थे। भोजन के बाद शर्लॉक ने अपनी कुर्सी पीछे खींची और पाइप जलाते हुए कहा, हमें थोड़ा आराम करना चाहिए, वॉटसन। यह केस जितना साधारण लगता है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। मुझे सोने दो ताकि मेरा दिमाग तरोताजा हो सके। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है शर्लॉक, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारा दिमाग सोते वक्त भी इस पहेली पर काम करेगा। शर्लॉक ने सिर्फ सिर हिलाया और अपने कमरे की ओर चला गया। मैं भी अपने कमरे में गया, लेकिन नींद मेरी आंखों से दूर थी। बिस्तर पर लेटते ही सवाल फिर से घूमने लगे। अगर बेन हेस्टिंग्स हत्यारा नहीं था, तो वह क्यों छिपा? क्या वह किसी खतरे से भाग रहा था? और उन लोहे की पट्टियों का राज क्या था? बाहर बारिश तेज हो चुकी थी और खिड़की पर गिरती बूंदों की टप-टप मेरे सवालों को और उलझा रही थी। मैं सोचता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एक बात पक्की थी, यह मामला उतना साधारण नहीं था जितना दिख रहा था, और मुझे यकीन था कि शर्लॉक के पास सुबह तक कोई नया सुराग होगा। शाम के 6 बजे, जब बारिश धीमी पड़ चुकी थी, मैं खिड़की के पास बैठा लंदन की गीली सड़कों को देख रहा था। आसमान में बादल अब भी मंडरा रहे थे, जैसे कोई अनजान रहस्य छिपाए हों। तभी शर्लॉक अपने कमरे से निकला। उसकी आंखें नींद से भारी थीं, लेकिन चेहरे पर वही आत्मविश्वास था। उसने पूछा, वॉटसन, चाय तैयार है? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे उठने से पहले ही मैंने मिसेस हडसन से कह दिया था। हम ड्राइंग रूम में बैठ गए। मिसेस हडसन ने गर्म चाय की ट्रे रखी और उसकी भाप कमरे में तैरने लगी। शर्लॉक ने एक घूंट लिया और खिड़की की ओर देखने लगा। कुछ देर तक हम चुप रहे, लेकिन मेरे मन का तूफान शांत नहीं हुआ। मैंने पूछा, शर्लॉक, इस केस के बारे में कुछ नया सोचा? उसने पाइप जलाया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, वॉटसन, यह मामला जितना उलझा हुआ है उतना ही रोमांचक भी। कुछ चीजें अब साफ होने लगी हैं। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे पास बस एक गायब आदमी, एक हत्या और 6 लोहे की पट्टियां हैं। ये सब कैसे जुड़ता है? शर्लॉक ने हल्का हंसा। यही तो पहेली है, वॉटसन, और पहेलियां सुलझाना मेरा काम है। तो अगला कदम क्या है? मैंने पूछा। उसने शांत स्वर में कहा, कल सुबह हमें जॉन के घर जाना होगा। मैंने हैरानी से पूछा, फिर से? हम तो वहां जा चुके हैं।
अब क्या मिलेगा? शर्लॉक ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया। कभी कभी, वॉटसन, जो चीज पहली बार नहीं दिखती, दोबारा देखने पर सामने आती है। मुझे लगता है हमने वहां कुछ छोड़ दिया है। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं तैयार हूं। शर्लॉक ने चाय खत्म की और बोला, कल सुबह जल्दी निकलेंगे। हमें जॉन से कुछ खास सवाल पूछने हैं। मैं सोच में पड़ गया कि शर्लॉक के दिमाग में क्या चल रहा था। हमारी बातचीत रात 9 बजे तक चली। जॉन, बेन हेस्टिंग्स, जफरा की हत्या और उन लोहे की पट्टियों पर इतनी चर्चा हुई कि मेरा दिमाग उलझन से भर गया। शर्लॉक का दिमाग तेजी से काम कर रहा था, लेकिन मैं अभी भी इस पहेली को सुलझा नहीं पा रहा था। तभी शर्लॉक ने कहा, वॉटसन, मुझे भूख लग रही है। रात हो चुकी है। डिनर करोगे? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं, खा लेते हैं। मिसेस हडसन ने साधारण डिनर परोसा, चिकन सूप और ताज़ा ब्रेड। खाने की गर्माहट ने कमरे के भारी माहौल को हल्का किया। शर्लॉक ने कहा, अच्छा खाना दिमाग को तरोताजा करता है। खाना खत्म करने के बाद शर्लॉक अपनी स्टडी में चला गया और मैं अपने कमरे में। थकान ने मुझे जकड़ लिया और बिस्तर पर लेटते ही मैं गहरी नींद में डूब गया। अगली सुबह घड़ी 7 बजे का समय बता रही थी। मैं जल्दी उठा और खिड़की की ओर गया। बाहर हल्के बादल थे और हवा में ठंडक थी। शर्लॉक पहले से ही ड्राइंग रूम में चाय पी रहा था। उसका चेहरा गंभीर था, जैसे वह किसी गहरे विचार में डूबा हो। मैंने पूछा, क्या हुआ शर्लॉक, इतनी सुबह उठ गए? उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, वॉटसन, कुछ गड़बड़ है। आज का दिन हमें इस केस में नई दिशा देगा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। बादल गहरे हो रहे थे। ठीक है, तो हम जॉन के घर कब जा रहे हैं? शर्लॉक ने टोपी उठाई। अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमने जल्दी से चाय पी और घर से निकले। बाहर निकलते ही शर्लॉक ने आसमान की ओर देखा। वॉटसन, बारिश होने वाली है। छतरियां ले लो। मैंने कहा, मैं ले आता हूं। लेकिन शर्लॉक ने मुझे रोका। मैं ले आता हूं। वह 2 छतरियां लेकर लौटा और हम जॉन के घर की ओर बढ़ चले। रास्ते में शर्लॉक चुप था, लेकिन उसकी चाल में तेजी थी, जैसे वह कोई बड़ा निष्कर्ष निकाल चुका हो। जॉन के घर पहुंचकर शर्लॉक ने कॉलिंग बेल बजाई। दरवाजा जॉन की पत्नी ने खोला। आप फिर आए? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, हमें जॉन से बात करनी है, शर्लॉक ने संक्षेप में जवाब दिया। उसने दरवाजा खोला और हम अंदर दाखिल हुए। शर्लॉक ने छतरी बंद करने के लिए उसे हल्का झटका दिया और दरवाजे के पास रखने लगा। तभी छतरी का सिरा दीवार से टकराया और वहां कुछ हल्का सा हिला। शर्लॉक ने तुरंत ऊपर देखा। दीवार पर एक छोटा सा निशान था, जैसे किसी ने वहां कुछ दबाया हो। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे उसे कोई सुराग मिल गया हो। तभी जॉन कमरे में आया। आप दोनों आ गए, कैसे हैं? उसने पूछा। शर्लॉक अब भी दीवार देख रहा था। जॉन ने उसकी नजरों का पीछा किया और पूछा, क्या हुआ, आप क्या देख रहे हैं? शर्लॉक ने छतरी नीचे लाई और बोला, बस दीवार को ध्यान से देख रहा था। जॉन ने कुछ नहीं कहा और हमें ड्राइंग रूम में ले गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि शर्लॉक को क्या मिला था, लेकिन उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि यह महत्वपूर्ण था। बैठते ही शर्लॉक ने कहा, जॉन, क्या तुम और तुम्हारा परिवार 2 दिनों के लिए कहीं जा सकते हो? जॉन ने हैरानी से पूछा, अभी? लेकिन क्यों? शर्लॉक ने जवाब दिया, अगर हमें अपराधी को पकड़ना है तो तुम्हें यहां से जाना होगा और चाबी मेरे पास छोड़नी होगी। जॉन असमंजस में था। ठीक है, अगर यह केस सुलझाने के लिए जरूरी है तो हम जाएंगे। लेकिन यह क्यों जरूरी है? शर्लॉक ने कहा, जाते वक्त जोर से बोलना कि तुम घूमने जा रहे हो। जॉन ने पूछा, ऐसा क्यों? बस मेरी बात मानो, शर्लॉक ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। कारण बाद में बताऊंगा। जॉन ने सहमति दी। ठीक है, हम कल सुबह निकल जाएंगे और चाबी छोड़ दूंगा। बढ़िया, शर्लॉक ने संतुष्ट होकर कहा। हम वहां से निकले। बाहर निकलते ही मैंने पूछा, शर्लॉक, ये सब क्यों? उसने मुस्कुराते हुए कहा, सही समय पर, वॉटसन। जॉन के घर से निकलकर शर्लॉक ने एक गाड़ी रोकी। पुलिस स्टेशन, उसने ड्राइवर से कहा। मैंने पूछा, पुलिस स्टेशन क्यों? सब्र रखो, वॉटसन, उसने जवाब दिया। पुलिस स्टेशन में हलचल थी। हम इंस्पेक्टर सैम के कमरे में गए। वह कागज पढ़ रहा था। शर्लॉक ने कहा, गुड इवनिंग, इंस्पेक्टर। हमें एक जरूरी मामले में बात करनी है।
सैम ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर होम्स, बताइए, क्या मदद चाहिए? शर्लॉक ने कहा, जफरा की हत्या का मामला, आप हत्यारे को नहीं पकड़ पाए। सैम ने सिर हिलाया। हमने कोशिश की, लेकिन बेन हेस्टिंग्स गायब है। शर्लॉक ने कहा, मैं आपको उस तक पहुंचा सकता हूं। कल रात हमें जॉन के घर छिपना होगा। अपराधी आएगा क्योंकि उसे पता चलेगा कि जॉन बाहर जा रहा है। सैम ने पूछा, आपको यकीन है? पूरा यकीन, शर्लॉक ने दृढ़ता से कहा। जफरा की हत्या के पीछे बड़ा कारण है और मैं उसे उजागर करने वाला हूं। सैम ने सहमति दी। ठीक है, मैं आपके साथ हूं। हम पुलिस स्टेशन से निकले। बारिश थम चुकी थी, लेकिन सड़कें गीली थीं। शर्लॉक ने टैक्सी रोकी और बोला, 221 बी बेकर स्ट्रीट। गाड़ी में मैंने पूछा, तुम्हें यकीन है कि अपराधी आएगा? शर्लॉक ने कहा, वॉटसन, अपराधी गलती करता है। मैंने उसकी गलती पकड़ ली है। घर पहुंचकर मैं अपने कमरे में गया। थकान ने मुझे जकड़ लिया और मैं गहरी नींद में डूब गया। रात 9 बजे शर्लॉक ने दस्तक दी। वॉटसन, डिनर के लिए आओ। हमने साधारण डिनर किया, चिकन सूप और ब्रेड। शर्लॉक चुप था और मैंने उसे परेशान नहीं किया। खाना खत्म कर हम अपने अपने कमरों में चले गए। अगली सुबह मैं 8 बजे उठा। शर्लॉक चाय पी रहा था। मैंने पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि बेन जॉन के घर जाएगा? उसने मुस्कुराते हुए कहा, वॉटसन, बेन के पास उस घर में लौटने के सिवा कोई चारा नहीं है। आज रात सब पता चल जाएगा। रात 9 बजे मैं, शर्लॉक और इंस्पेक्टर सैम जॉन के घर पहुंचे। घर शांत था, लेकिन हवा में तनाव था। शर्लॉक ने कहा, बेन गहरी रात में आएगा। दरवाजा खुला रखो, लाइटें बंद करो। सैम ने पूछा, मुझे क्या करना है? नीचे छिपो, मैं और वॉटसन छत पर रहेंगे। शर्लॉक ने जवाब दिया। हम छत पर छिप गए। रात 2 बजे दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी। एक छाया छत की ओर बढ़ी। शर्लॉक ने टॉर्च जलाई और पिस्तौल तान दी। बेन, सरेंडर कर दो। बेन भागने की कोशिश की, लेकिन सैम ने उसे पकड़ लिया। उसके हाथ में एक रस्सी थी, जिसके सिरे पर एक कोणीय धातु का टुकड़ा था, वही जो दीवार के निशान से मिलता था। मैंने पूछा, यह कोण क्यों महत्वपूर्ण है? शर्लॉक ने कहा, वॉटसन, यह लोहे की पट्टियों से जुड़ा है। यह उस रहस्य की चाबी है जिसके लिए जफरा की हत्या हुई। लंदन की रात गहरी थी और जॉन स्टनली के घर की छत पर ठंडी हवा एक रहस्यमयी सनसनाहट के साथ बह रही थी। धुंध ने चारों ओर एक साए जैसा जाल बिछा दिया था और दूर से लंदन की सड़कों पर घोड़ा गाड़ियों की मध्यम आवाज गूंज रही थी। बेन हेस्टिंग्स, जिसे अभी अभी इंस्पेक्टर सैम ने रस्सी से बांधा था, चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। न पछतावा, न डर, बस एक ठंडी चमक। शर्लॉक, जो हमेशा की तरह अपने तीखे दिमाग के साथ हर पल को नियंत्रित कर रहा था, ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही तो असली रहस्य है वॉटसन, मेरे पीछे आओ। हम सब, मैं, इंस्पेक्टर सैम और बेन, शर्लॉक के पीछे पीछे छत के एक कोने की ओर बढ़े। हवा में धूल और नमी की गंध थी और छत पर बिखरे पुराने बक्सों से हल्की चरमराहट की आवाज आ रही थी। शर्लॉक एक पुरानी पानी की टंकी के पास रुका। टंकी की सतह पर जंग की परतें थीं और ढक्कन जैसे वर्षों से नहीं खोला गया हो। शर्लॉक ने धीरे से ढक्कन उठाया और उसकी हरकत से हवा में धूल का एक छोटा सा बादल उठा। उसने बेन के हाथ से छीना गया कोणीय धातु का टुकड़ा, जो दीवार के निशान से मिलता था, टंकी के अंदर डाला। मैं और इंस्पेक्टर सैम आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देख रहे थे। हमारे मन में एक ही सवाल था, शर्लॉक क्या करने वाला था? अचानक टंकी के अंदर से एक हल्की खटक की आवाज आई, जैसे कोई धातु की चीज हिली हो। शर्लॉक ने अपनी टॉर्च की रोशनी टंकी के अंदर डाली और फिर धीरे धीरे उसने एक पतली लोहे की पट्टी बाहर निकाली। यह ठीक वैसी ही थी जैसी मिस्टर हेनरी विल्किंस ने हमें दिखाई थी, चिकनी, हल्की और रहस्यमयी। उसकी सतह पर हल्की खरोंचें थीं, जैसे उसे बार बार छुआ गया हो। शर्लॉक ने पट्टी को सावधानी से खोला और अंदर से कुछ छोटे छोटे सोने के बिस्किट बाहर आए। प्रत्येक बिस्किट लगभग 50 ग्राम का था और उनकी चमक टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर नाच रही थी। मैं और इंस्पेक्टर सैम स्तब्ध रह गए। यह सोना है, मैंने हैरानी से कहा। तो बेन इसी के लिए यहां लौट रहा था? शर्लॉक ने अपनी परिचित मुस्कान के साथ जवाब दिया, यस, माय डियर वॉटसन,
इस कोण के अंदर ये सोने के बिस्किट छिपे थे। ये कोई साधारण धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक चतुराई से बनाया गया तंत्र था। इंस्पेक्टर सैम, जो अब तक चुपचाप देख रहा था, बोला, तो बेन का असली मकसद इन सोने के बिस्किट को निकालना था? बिल्कुल, शर्लॉक ने जवाब दिया। उसने बेन की ओर देखा, जो अब भी चुप था, लेकिन उसकी आंखें जमीन की ओर झुकी थीं। जफरा को शायद इस रहस्य का पता चल गया था। उसने बेन को ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी, और इसी वजह से बेन ने उसे रास्ते से हटा दिया। मैंने बेन की ओर देखा। उसका चेहरा पत्थर की तरह था, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की चमक थी, जैसे वह जानता हो कि उसका खेल खत्म हो चुका है। मैंने शर्लॉक से कहा, बेन की चालाकी का कोई जवाब नहीं, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमानी, इसके लिए तो शब्द भी कम पड़ जाएंगे। शर्लॉक ने हल्का सा हंसा और बोला, वॉटसन, अपराधी कितना भी चालाक हो, सच को ज्यादा दिन छिपाया नहीं जा सकता। हर गलती एक निशान छोड़ती है, और मैं बस उन निशानों को पढ़ता हूं। इंस्पेक्टर सैम ने बेन को कड़ाई से पकड़ा और पुलिस कस्टडी में ले लिया। उसने शर्लॉक की ओर देखकर कहा, होम्स, आपने एक बार फिर कमाल कर दिया। यह केस अब सुलझ चुका है। हम छत से नीचे उतरे। लंदन की धुंध गहरी हो चुकी थी और सड़कों पर सन्नाटा था, सिवाय हल्की हवा के जो पेड़ों की पत्तियों को सरसरा रही थी। मेरे दिमाग में अभी भी सवाल घूम रहे थे। इतने छोटे से कोण और लोहे की पट्टी में इतना सोना कैसे छिपा था, और शर्लॉक ने इसे कैसे भांप लिया? 221 बी बेकर स्ट्रीट वापस पहुंचकर मैंने शर्लॉक से पूछा, शर्लॉक, उस टंकी में इतना सोना कैसे था? और वह कोण, वह क्या था? शर्लॉक ने अपनी पाइप जलाई, एक लंबा कश लिया और हंसते हुए बोला, वॉटसन, रात के अंधेरे में तुम्हें साफ नहीं दिखा। वह कोण कोई साधारण धातु का टुकड़ा नहीं था। यह एक चुंबकीय तंत्र था। टंकी के अंदर की लोहे की पट्टी में सोने के बिस्किट छिपाए गए थे, और वह पट्टी चुंबक की मदद से ही बाहर निकली। बेन ने इस तंत्र को बहुत चालाकी से डिजाइन किया था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती थी यह विश्वास कि कोई इसे समझ नहीं पाएगा। मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तो तुमने उस चुंबक को पहले ही भांप लिया था? शर्लॉक ने मुस्कुराते हुए कहा, वॉटसन, हर रहस्य का एक तर्क होता है, और तर्क मेरी नजरों से छिप नहीं सकता। कमरे में मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी थी, और बाहर की ठंडी हवा खिड़की से हल्की सी सनसनाहट पैदा कर रही थी। केस सुलझ चुका था, लेकिन शर्लॉक की बुद्धिमानी और उसकी हर छोटी चीज को पकड़ने की कला मुझे हमेशा की तरह चकित कर रही थी। मैंने गहरी सांस ली और सोचा, यह आदमी सचमुच एक जादूगर था, जो रहस्यों की दुनिया में अपने तर्क की छड़ी से हर पहेली को सुलझा देता था। अगर आपको शर्लॉक होम्स के इस रहस्यमयी कारनामे ने रोमांचित किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप अगली कहानी का मजा ले सकें।